नमस्कार दोस्तों, लेट्स स्टडी टुगेदर में आप सबका स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ हैं एंड सभी के घर वाले भी स्वस्थ हैं। आज हम देखेंगे 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स विथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो हमेशा की तरह ही आगे बढ़ने से पहले हम आज का मोटिवेशनल कोट देख लेते हैं। स्मार्ट पीपुल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। एवरेज पीपुल फ्रॉम देयर एक्सपीरियंसेस एंड स्टूपिड पीपुल ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। क्या कहा है कि जो स्मार्ट पीपुल है वो क्या है, दूसरों से सीखते हैं और हर चीज से सीखते हैं। आज का एक कंपटीशन का जमाना है, खुद गलतियां करके सीखना है ना, वो अभी इतना ज्यादा आपके लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि गलतियां करने के लिए आजकल इतना समय नहीं है। गलती करके आप सीखोगे, इसलिए है कि आप पहले हमेशा दूसरों की गलतियों से सीख जाओ। इसलिए कहा जाता है वाइज पर्सन लर्न फ्रॉम अदर्स मिस्टेक। तो इसी तरह इसमें भी कहा गया है कि स्मार्ट पीपल लर्न फ्रॉम एवरीथिंग एंड एवरीवन। तो ये है कि आप हर चीज से सीखो और दूसरों की गलतियों से सीखो। फिर भी मैं ये नहीं कहूंगा यहाँ पे कि आप गलती ना करो, क्योंकि जो कोशिश करता है ना उससे हो भी थी, लेकिन हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखना कोशिश करो। और लास्ट में स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर्स। और जो स्टूपिड है, आप देखोगे कुछ लोगों में होते हैं किसी को कुछ पता भी नहीं होता लेकिन फिर भी वो बोलते रहते हैं। तो ये है कि जो स्टूपिड है उनको तो ऑलरेडी सब कुछ पता है, उनको हर चीज का ऑलरेडी ज्ञान है। तो यही है। तो आप जहां तक हो सके कम से कम बोलिए, अपने काम पे ध्यान दीजिए और हमेशा दूसरों की गलती से सीखिए। तो चलो आज की न्यूज़ देख लेते हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री ने क्या किया, डेलीगेट किया अपने जो प्रोक्योरमेंट पावर है वो दूसरी क्या है, मतलब जो अपने आर्म फोर्सेज है उनको कुछ पावर डेलीगेट कर दिया है कि वो कुछ अपना सामान खरीद सकते हैं। पहले क्या कुछ भी ज्यादा सामान खरीदना होता था ना, वो क्या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के थ्रू खरीदा जाता था। अगर डिफेंस फोर्सेज को किसी चीज की जरूरत होती थी तो एक प्रॉपर काउंसिल होती थी जिसमें डिफेंस मिनिस्टर हेड करते थे और सारे जो आर्म फोर्सेज हैं उनके जो चीफ होते थे वो होते थे। और फिर वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल उस चीज को प्रपोज करती थी। वो 2-3 मॉडल है उसके तहत। तो अभी क्या है कि जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट है वो भी खराब है। दूसरे पाकिस्तान के साथ भी हमारा अभी टेंशन चल रहा है और चाइना के साथ भी टेंशन चल रहा है। तो इन्हीं सिक्योरिटी एनवायरनमेंट को देखते हुए कि जो आर्म फोर्सेज हैं उनको क्या थोड़ा सिक्योर करने के लिए उनको क्या कंसिडर किया है कि वो अपना सामान कुछ खरीद सकती है। अभी क्या आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरी है, मजबूती देने की जरूरी है, क्योंकि उनको फिर अगर कुछ भी खरीदना होगा अचानक तो पहले वो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल के पास जाएंगे, फिर वो काउंसिल बनेगी, फिर सारे मीटिंग बैठेंगे और फिर वो सामान खरीदा जाएगा। इसमें क्या देरी होती है, क्योंकि थोड़ी पॉलिटिकल अप्रोच भी पॉलिटिक्स में भी जाता है कि वहां पे जब पॉलिटिक्स आ जाता है कि डिफेंस मिनिस्टर आएंगे और भी आएंगे, तो ये थोड़ा गेम लंबा हो जाता है। इसीलिए क्या डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने क्या है कि 300 करोड़ तक का जो अर्जेंट कैपिटल एक्विजिशन है वो आर्म फोर्सेस को दे दिया है। तो इसमें क्वेश्चन किस हिसाब से पूछा जा सकता है कि जो जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल डेलीगेट्स द एक्विजिशन केस अप टू आर्म फोर्सेस का कब तक का दिया है, तो आप बताइए। नेक्स्ट न्यूज है मोबिलाइज ऑफ वॉल्यूंटियर टू 1 करोड़ टू हेल्प फाइट अगेंस्ट कोविड-19। कि जो वॉल्यूंटियर्स है उनको और हमें मोबिलाइज करना है, लगभग 1 करोड़ जो वॉल्यूंटियर्स है उनको, कि वह जो कोरोना के खिलाफ हमें लड़ाई करने में सहायता दें, कि अवेयरनेस फैलाना है लोगों को। और भी अभी कुछ जगह बहुत ज़्यादा लॉकडाउन चल रहा है तो वहाँ पे घर घर सामान पहुँचाना होता है। तो सारे मिलके अगर हम स्टेट और गवर्नमेंट के साथ आएंगे तो हम कोरोना से लड़ाई करेंगे। तो यूनियन मिनिस्टर है, जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू ने, उन्होंने कहा है कि हमें और लार्ज नंबर में जो वॉल्टियर्स हैं उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा, जो अवेयरनेस है उसको फैलाने के लिए। जैसे यूथ मिनिस्ट्री जो है उसके फ्लैगशिप स्कीम है एक नेहरू युवा केंद्र स्कीम, आप जानते होंगे स्कूलों में कॉलेजों में ये होते हैं। नेशनल सर्विस स्कीम है, एनएसएस होगी, भारत स्काउट एंड गाइड हो गया, एंड कॉड है जो वॉल्टियर क्रिएटिवनेस। इनको इन जो सर्विसेज हैं उनको बुलाया गया है कि वॉल्टियर जो सर्विसेज है उसके तहत कि आप आइए, जो बच्चे जो इसमें तहत ट्रेनिंग कर रहे हैं ना उनको, तो आप आइए तथा जो अवेयरनेस है वो फैलाइए। और साथ साथ में ही जो आत्मनिर्भर भारत है उसकी भी आपको अवेयरनेस फैलानी है, क्योंकि अभी कोरोना वायरस के चलते हमें अपनी डिपेंडेंसी को बहुत हद तक दूसरों देशों से कट करना है। तो देश की डिपेंडेंसी हमेशा कब कब उठी, मैंने कल परसों फ्रेंच रिवोल्यूशन में आपको बताया था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने नेशन को पूरी तरह चेंज कर दिया, नेशन की परिभाषा। तो आप इसमें मैं किस तरह जोड़ रहा हूँ कि एक देश होता है वो क्या होता है, एक देश हमेशा
जो किसी फिजिकल बाउंड्री होती है ना, उसमें रहने वाली जनता होती है, एक देश जनता होती है। तो देश का आत्मनिर्भरता कैसे घटेगी? जब यहाँ पे रहने वाले लोग खुद आत्मनिर्भर हो जाएंगे, वो खुद यहाँ पे सामान बनाने लग जाएंगे, छोटे छोटे एमएसएमई बनाएंगे, लघु उद्योग बनाएंगे तथा उनको काम करेंगे। जब वो काम होगा तो फिर उसको विश्व स्तर पर लेके जाएगा, तो ऐसे हमारी डिपेंडेंसी कम होगी। अब पता क्या है, मोर देन 60 लाख वॉल्टियर, जो 60 लाख से ज्यादा जो वॉल्टियर्स हैं, नेहरू युवा, कौन सा, नेहरू युवा केंद्र स्कीम है उसके, तथा जो नेशनल सर्विस स्कीम हो गए उसके, जो अभी फ्रंट लाइन कोविड वॉरियर्स के रूप में अंग्रेज है, मतलब इन जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन है, इनके युवा भी 60 लाख से अधिक कोविड वॉरियर्स के रूप में काम कर रहे हैं। तो अभी क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? तो इंडिया फाइटिंग वेल विथ कोरोना, और बहुत आपको भी बताया हम बहुत अच्छी तरह से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर भी हमें और ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी जनसंख्या और हमारी डेंसिटी अगर देखा जाए तो हमने सभी देशों से बहुत अच्छा काम किया अभी तक। हमारी 135 करोड़ जनसंख्या है, और हमने अभी तक डेथ्स हुई है हमारे लगभग 25,000 के लगभग। लेकिन आप अमेरिका की जनसंख्या और अन्य देशों की आप जनसंख्या की तुलना कीजिए, फिर हमारे देश की तुलना कीजिए। डब्ल्यूएचओ ने भी हमारे जो जनसंख्या और डेंसिटी को देखते हुए ना, भारत के जो प्रयास है उनको बहुत सराहा है। तो ये लिखा है कि इंडिया फाइटिंग विथ वेल विथ कोरोना, प्लीज डिस्कस द रोल ऑफ यूथ एज कोरोना वॉरियर। जो यूथ्स का है उनका रोल है एज ए कोरोना वॉरियर, तो आपको भी बता दूं बहुत ज़्यादा रोल अपने यूथ आज युवा समाज ने निभाया है कोरोना वायरस के चलते। प्लीज एक्सप्लेन, आप एक्सप्लेन कीजिए, एंड गिव योर कमेंट ऑन नेम कोरोना वॉरियर। जो कोरोना वॉरियर का नाम रखा है इस पर भी आप कमेंट दीजिए। तो आपको पता है कोई भी वॉरियर होता है वो लड़ाई किससे लड़ता है? एक फिजिकल एक इनेमी होता है, एक दुश्मन होता है जो उसके सामने होता है, लेकिन इस बार क्या दुश्मन अदृश्य है, वो दिखाई भी नहीं दे रहा है, ठीक है, और वो किस साइड से अटैक करेगा आपको पता भी नहीं। और दूसरा एक जो दुश्मन होता है वो आपको फिजिकली अटैक करता है, ये तो आपके अंदर घुस के अटैक करेगा। तो इसके बारे में भी आपको कमेंट देना है। नेक्स्ट न्यूज है, डिजिटल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज टू मार्क 5 ग्लोरियस ईयर स्किल इंडिया मिशन एंड वर्ल्ड यूथ द स्किल। तो आप पहले थे डिजिटल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया है कि 5 ग्लोरियस ईयर्स ऑफ स्किल इंडिया मिशन। तो 5 ग्लोरियस ईयर्स क्या है? स्किल इंडिया मिशन कब स्टैब्लिश किया गया था? पहले तो ये देख लीजिए, स्किल इंडिया मिशन लॉन्च बाय ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑन 15 जुलाई 2015, मतलब 2015 में स्टैब्लिश किया गया, आज 2020 है, तो उसके 5 साल पूरे हो गए। तो इसी के लिए एक डिजिटल कॉन्क्लेव ऑर्गेनाइज किया गया था, और साथ में आपको 15 जुलाई को वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे था। तो दोनों के लिए इन्होंने ऑर्गेनाइज किया गया। तो जो 5 साल का जो लेखा जोखा है सरकार ने जो काम किया है यूथ स्किल के लिए, यूथ के लिए, तो उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले तो क्या है, ये जो यूथ स्किल इंडिया मिशन क्या था? टू डेवलप, टू क्रिएट कन्वर्जेंस अक्रॉस सेक्टर एंड स्टेट इन टर्म्स ऑफ स्किल ट्रेनिंग, कि सब कुछ डेवलप करना है, चेंज करना है, जो स्किल जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज है उनको बढ़ावा देना है। कि स्किल होता है किसी चीज में निपुणता पाना, तो उसके लिए आप क्या है, ट्रेनिंग दोगे, क्योंकि जब स्किल आदमी का बढ़ेगा ना तो हमेशा क्वालिटी में इंप्रूव होता है, और जब क्वालिटी बढ़ेगा ना तो उसी चीज की क्या होती है, वर्ल्ड वाइड उसकी क्या है, डिमांड ज्यादा होती है। हमेशा क्वालिटी पे ध्यान दिया जाता है, क्वांटिटी में ध्यान नहीं दिया जाता, क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, तो वो क्वालिटी हमेशा स्किल से आती है, ठीक है। तो इसीलिए स्किल पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। और ये जो स्किल इंडिया मिशन है एक मैकेनिज्म के तहत किसके द्वारा फॉलो किया जा रहा है? जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू फॉलो किया जा रहा है। अब 5 साल का काम क्या क्या था सरकार का? पहला तो स्किल इंडिया मिशन आपको बताया दिया, इसको लॉन्च किया गया। फिर जो आईटीआई है उनकी कैपेसिटी को बढ़ाया गया, लगभग 5,000 जो आईटीआई है 5 साल में खोली गई है। 5,000 आईटीआई बहुत होती है ना। और जो कैंडिडेट हैं उनको भी एनरोल किया गया, उनकी भी जनसंख्या बढ़ाई गई, लगभग 27.5 लाख, 27,56,000 कैंडिडेट्स एनरोल किए गए इन 5 साल में। और जो अलग से जो चलाया गया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, उसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई, 92 लाख कैंडिडेट्स को ट्रेनिंग दी गई। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ये चीजें याद रख लेना, टर्मिनोलॉजी, प्रधानमंत्री विकास कौशल विकास। और लास्ट में जो बचा है कि अब आप जानते हो कि हमारे देश में अर्थव्यवस्था में एक बहुत बड़ा हिस्सा जनसंख्या का एग्रीकल्चर की तरफ ज्यादा काम करता है, एग्रीकल्चर में ज्यादा काम कर रहा है, तो उनको भी ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अपना प्लेस रखती है। तो 3.4 टू 3,42,000 जो स्पेशल फार्मिंग होती है
उसमें भी ट्रेन किया गया है। अब स्पेशल फार्मिंग क्या है, आजकल देखो बहुत सारे लोग जॉब छोड़ के वापस खेती की तरफ जा रहे हैं और उसमें करोड़ों कमा रहे हैं। आप भी देख रहे होंगे, कोई जो ग्रीन हाउस गैस वाला जो, सॉरी ग्रीन हाउस गैस नहीं, ग्रीन हाउस जो एक बना के उसमें सब्जियां पैदा कर रहा है, कोई एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनिक फार्म बना रहा है। आजकल फर्टिलाइजर्स की जो होता है ना, उस पर ज्यादा ध्यान न देकर ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उसमें भी कमाई बहुत अच्छी हो रही है। तो इसीलिए 3.42 लाख को क्या है, स्पेशल जो फार्मिंग में भी ट्रेनिंग दी गई है। प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए कि अब जब कोई बंदा ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं किसी में, तो उनको भी बीच बीच में क्या शॉर्ट ट्रेनिंग की जरूरत होती है, अलग अलग जगह से शॉर्ट ट्रेनिंग दी जाती है। तो उस शॉर्ट ट्रेनिंग, उनकी जो जॉब है उनमें क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए क्या है, शॉर्ट टर्म की ट्रेनिंग दी गई है और उसके लिए 720 प्रधानमंत्री कौशल केंद्र खोले गए, जन शिक्षण संस्थान खोले गए थे तथा ई स्किल प्लेटफॉर्म खोला गया। ई स्किल तो आप जानते ही हो कि हमें इलेक्ट्रॉनिक ही उनको स्किल प्रोवाइड करना, मतलब वीडियो लेक्चर्स के थ्रू स्किल प्रोवाइड करना। फिर गवर्नमेंट ने नई स्कीम भी अभी एक लॉन्च की थी, स्वदेश, अब जानते हो, स्किल्ड वर्कर अराइवल डाटाबेस फॉर एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट सपोर्ट। तो स्वदेश क्या था, जो भी लोग, जो अभी लोग कोविड-19 के चलते हम विदेशों से वंदे भारत के मिशन के तहत बाहर से लेके आ रहे थे वापस, दूसरे देशों से अपने सिटीजन्स को वापस आ रहे थे। तो ये फ्लैगशिप स्कीम निकाल चलाई गई थी कि जो भी बाहर से देश आ रहे हैं वो अपना डाटा एक फॉर्म में भर के मिनिस्ट्री को देंगे, मतलब जो ऑनलाइन डाटा होगा वो भरेंगे, जिससे उनको, मतलब गवर्नमेंट को पता चल जाए कि इतना स्किल लेबर है, कुछ इतने बंदे हैं, ये मतलब कोई ड्राइवर है, कोई मैकेनिक है, कोई इलेक्ट्रिशियन है, तो उनका सबका डाटा रहेगा, उनका मोबाइल नंबर रहेगा। तो फिर क्या है, एम्प्लॉयमेंट में जो अपने इंडिया में जो कंपनीज है उनको जब जरूरत होगी तो उनका डाटा से डायरेक्ट फोन करके कंपनी उनसे बात कर सकती है और उनको जॉब दे सकती है। तो क्या है, कंपनी को घूमना नहीं पड़ेगा। और जो जो अभी जॉबलेस हो गए हैं, जो दूसरे देशों से वापस इंडिया में आ गए, तो उनको भी जॉब मिलने में आसानी होगी। फिर अभी एक एसीम पोर्टल निकाला गया है, आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉयर मैपिंग। तो एकदम स्वदेश जैसे ही है, ये भी एक तरह का एक डाटा गैदर करेगा और तथा जो आपस एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर का जो मैपिंग करेगा कि अगर किसी कंपनी को कोई एम्प्लॉय चाहिए, अभी स्किल कौन सी में, जैसे मैंने बताया था स्वदेश में, उसी तरह ये डाटा गैदर करेगा और कंपनी को डाटा प्रोवाइड कर देगा, आप जो भी स्किल मैन पावर है आप ले सकते हो। तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है, स्कीम वाज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री, जो मिनिस्ट्रीज, यहाँ पे मैंने मिनिस्ट्री नहीं लिखा है, मिनिस्ट्रीज, स्वदेश स्कीम वाज इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्रीज, कौन सी मिनिस्ट्रियों का इनिशिएटिव है। तो याद रखना, 2-3 मिनिस्ट्री मिली हुई है, खोज करना, और अगर कमेंट बॉक्स में लिखो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। नेक्स्ट है, डिस्कस द इंडियाज प्रोग्राम रिलेटेड टू यूथ फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन सोसाइटी एंड इकोनॉमी, होना चाहिए, दिखाई नहीं दे रहा, ये यहाँ पे इकोनॉमी है, ठीक है। तो आप डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट न्यूज है, गवर्नमेंट इनवैलिड पेंशन टू आर्म्ड फोर्सेज पर्सनल विथ लेस देन 10 ईयर ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस। तो गवर्नमेंट ने क्या अभी एक इस चीज पे ध्यान दे रही है कि जो इनवैलिड पेंशन होती है आर्म फोर्सेज को, वो जो 10 साल से कम उम्र है, 10 साल से जिसकी सर्विस कम हुई है, उनको भी देने का विचार कर रही है। अब इनवैलिड पेंशन क्या है कि जो बंदे सर्विस के दौरान, अगर इनवैलिड मतलब वो हो गए, डिसेबल हो गए, उनको इनवैलिड पेंशन दी जाती है कि अभी सर्विस में वो, उनकी जरूरत नहीं है। हाँ, ये है कि वो डिसेबल हो गए तो अब सर्विस कहाँ लगाएगी उनको, कि ना उनको, मतलब कलर, कोई मेंटल हो गया तो उनको क्या कलर जॉब में भी नहीं लगा सकती, कोई अपंग हो गया तो उनको बॉर्डर पे नहीं भेज सकती, तो अपंग हो गया तो उसको कलर की जॉब में लगा सकती है। लेकिन ऐसी कंडीशन आ जाए कि वो कलर की भी जॉब ना करे, तो फिर उसको डिफेंस क्या क्या देती है, पेंशन दे देती है। तो पहले ये इसका क्राइटेरिया क्या था कि 10 साल से ऊपर जिसकी सर्विस हुई है उसी को ये पेंशन देती थी। अब क्या है, जिसकी नीचे सर्विस है उसको भी पेंशन देने की बात करी है, किसमें, जो कि एक्सेप्टेड एज ए नाइदर एट्रीब्यूटेड और नॉट एग्रीवेटेड, कि जो इसके ऊपर कोई क्लेम नहीं कर सकता डिफेंस पे, इसके उसके तहत ये अगर मान लिए गए तो उनको डिसेबल पेंशन ये देंगे। ये इसका पहले पीरियड कितना था, 10 साल पहले पीरियड था इसका, अभी इसको घटा के कम किया जा रहा है। जो पहले 10 साल से जो नीचे थे, जो बंदा अगर सर्विस में रहते हुए डिसेबल हो गया, तो उनके लिए क्या था कि जो ग्रेचुइटी होती है वो ग्रेचुइटी देके उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन अब पेंशन की बात करिए कि ग्रेचुइटी तो देनी देनी है, पेंशन भी देंगी। तो डिसेबिलिटी पेंशन क्या है, वो कैटेगरी 4 में डिवाइडेड है। कैटेगरी 1 ए, डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू नेचुरल काज, जैसे कोई बीमार हो गया, बहुत सालों तक बीमार रहा और फिर वो डिसेबल हो गया, डेथ हो गया, तो सर्विस के मतलब सर्विस में रहा लेकिन वहीं पे बीमार होके हो गया,
तो इसमें क्या है, मतलब कोई वैसे सर्विस का जो ड्यूटी में नहीं कर रहा, ड्यूटी पे नहीं था, तो ये एन ए के अंदर नहीं आता था। नेक्स्ट एक कैटेगरी बी, डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू कंटिन्यूस एक्सपोजर टू हॉस्टाइल वर्क। जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में हो गया, लद्दाख एरिया में हो गया, तो वो जो जो वहाँ का एनवायरनमेंट है, हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, उसके उसके अंदर काम कर रहा है, तो लगातार काम कर रहा है, तो वो डिसेबल भी हो सकता है, वहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा कमी होती है, तो उसको एक्सेप्ट किया जाता है। जो ये एन ए ऊपर बताया ना, नाइदर एट्रीब्यूटेड और नो एट्रीब्यूटेड के तहत कैटेगरी सी आती है, डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्सीडेंट व्हाइल परफॉर्मिंग ड्यूटी, कि वो ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है, उस समय एक्सीडेंट हो गया, तो है कैटेगरी सी। कैटेगरी डी क्या है, डेथ एंड डिसेबिलिटी ड्यू टू एक्ट ऑफ वायलेंस, अगर वो कहीं पे ड्यूटी कर रहा है और वहां पे वायलेंस हो गई और कोई एक्सट्रीमिस्ट ने अटैक कर दिया, जैसे जम्मू एंड कश्मीर में आप देखते हो हर रोज पत्थर फेंके जाते हैं, उस समय वहां पे एंटी सोशल मूवमेंट होता है, वहां पे अगर कोई डिसेबल हो जाए या अगर शहीद हो जाए, तो ये कैटेगरी डी में आता है। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, डू यू थिंक इनवैलिड पेंशन टू आर्म फोर्सेज फॉर सर्विसेज लेस देन 10 ईयर इज ए गुड मूव। ये इसलिए पूछा जा सकता है कि आपको पता है 2004 के बाद बहुत जगह पेंशन भी बंद कर दी थी, और अभी क्या डिसेबल इनवैलिड पेंशन आप आर्म फोर्सेज की बढ़ा रहे हो, तो क्या ये गुड मूव है? तो आप बता सकते हो कि जो घर से दूर रह के और जो कमाने लायक नहीं रहा रहा तो सर्विस में है ना, तो उनके लिए क्या गुड मूव है, आप बताइए। नेक्स्ट न्यूज है, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री अनाउंस्ड गाइडलाइंस फॉर ऑनलाइन क्लासेज। जैसे आपको पता ही है, जैसे कोरोना वायरस के चलते सब कुछ ठप है, और सबसे ज्यादा हम जैसे कल यूथ स्किल्स डे पे बात करते हैं, अगर सबसे ज्यादा कोई इम्पेक्ट हुआ तो वो यूथ हुआ है। और जो स्कूल हैं, जो देश का भविष्य क्या है, हमेशा स्कूलों में रहता है, पढ़ाई के टाइम पढ़ाई कर रहा होता है देश का हमेशा भविष्य, तो सबसे ज्यादा जो खतरा मंडराया है कोविड-19 के चलते, वो देश के भविष्य की तरह है, क्योंकि पढ़ाई अगर किसी की डिस्टर्ब होती है ना, तो वो डायरेक्टली डायरेक्टली बोल रहा हूँ मैं, डायरेक्टली देश के भविष्य को क्या है, इफेक्ट करती है। तो लेकिन अभी जो ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो रही है, उनके लिए भी गाइडलाइंस जरूरी है, तो इसलिए क्या है, प्रज्ञता, ठीक है, प्रज्ञता याद रखना, गाइडलाइन अभी जो एचआरडी मिनिस्ट्री ने दी है, उसमें क्या होगा कि रिकमेंडेड केप ऑन स्क्रीन टाइम, क्या बच्चों के लिए एक स्क्रीन टाइम के होते हैं, अगर आप ऑनलाइन क्लास 8-8 घंटों के लिए शुरू कर दोगे, तो बच्चे क्या है, अपना जो फ्यूचर है वो आंखें खराब कर लेगा, कि इतना पढ़ाई नहीं होता मोबाइल पे, मोबाइल हो गया, कि सभी तो टीवी में दिखेगा नहीं, मोबाइल में वो वीडियो देखेंगे या लैपटॉप में देखेंगे, तो उनकी आंखें खराब हो जाएंगी, और मतलब एक जो मेंटेलिटी है उन पे भी ज्यादा बुरा असर कर सकता है। तो उस पे क्या, उसी के लिए उन्होंने क्या केप किया, जो प्री प्राइमरी जो छोटे बच्चे हैं, उनके लिए एक जो 30 मिनट से ज्यादा कोई लेक्चर नहीं होना चाहिए। पहला, जो फर्स्ट से 8 क्लास है, उसके लिए 2 ऑनलाइन क्लासेज हो सकती, मतलब एक दिन में 2 ऑनलाइन क्लासेज हो सकती हैं, और वो भी एक क्लास होगी 45 मिनट्स। तो आप इसको 45 मिनट से को भी आगे जोड़ के याद कर लो कि एक दिन में 2 क्लास, तो 45 90 मिनट्स ए डे भी पूछा जा सकता है, घुमा के पूछ सकता है आपसे कोई भी सवाल, की जो फर्स्ट से 8 क्लास तक है, दिन में कितने घंटे तक का टाइम है या कितनी मिनट का टाइम है, तो 90 मिनट्स का टाइम हो गया 2 क्लास 45 मिनट की, और उसमें भी गैप होना चाहिए वैसे। नेक्स्ट है 9th to 12th, जो 9th से 12th है उसके मैक्सिमम 4 स्क्रीन, ये 4 नहीं, FOUR है, 4 स्क्रीन, ठीक है, और ईच ऑफ 45 मिनट्स, तो ये याद रख लेना, चार, एक दिन में 4 क्लास और 45 मिनट्स ईच होगी, तो 90-90 180 मिनट कितने हुए, 3 घंटे की क्लास होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों की आंख खराब ना हो और ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, इसलिए। तो क्वेश्चन क्या पूछा सकता है, एचआरडी मिनिस्ट्री इश्यू ब्लैंक डिजिटल एजुकेशन गाइडलाइंस, जो आपको नाम बताना है, जो जो गाइडलाइंस हैं उनको क्या नाम से यहाँ पे दिया गया है। नेक्स्ट न्यूज है, इलेक्शन कमिश्नर अशोक लवासा अपॉइंटेड एडीबी वाइस प्रेसिडेंट। आपको पता है एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक में वाइस प्रेसिडेंट में उनका नाम या अपॉइंट किए गए हैं, क्योंकि वो एडीबी के साथ पहले काम कर चुके हैं। तो ये नेक्स्ट टू हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, अभी उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर में नाम आने वाला था, लेकिन अभी वो एडीबी में उनका वाइस प्रेसिडेंट में नाम आ गया, तो ये उधर शिफ्ट हो जाएंगे। आपको पता ही है ये अभी बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रहते, जब 2019 में जो चुनाव थे, कि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को इन्होंने क्लीन चिट दे दी थी, जब मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट के लिए जो इन्होंने जो किया था, उनको फ्री कर दिया था, तथा उनके बाद में फैमिली के ऊपर भी इनकम टैक्स की भी रेड पड़ी थी, ये चीज़ें इनके ये बहुत थोड़े न्यूज़ में रहे हैं, तो आप थोड़ा सा देख लेना, सवाल पूछा जा सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक क्या है, ये एस्टैब्लिश हुआ था 19 दिसंबर 1966 को एज ए रीजनल डेवलपमेंट। तो रीजनल डेवलपमेंट बैंक ये देख लीजिए, वर्ल्ड बैंक है जो पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है, फिर रीजनल डेवलपमेंट बैंक आ गया कि ये जो एशिया का क्षेत्र है उसके लिए डेवलपमेंट बैंक है।
हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में। तो क्वेश्चन डायरेक्ट भी आ सकता है और बड़े में आ सकता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक हेडक्वार्टर सिचुएटेड एट, मतलब एशियन हेडक्वार्टर डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ सिचुएटेड है। नेक्स्ट न्यूज है होप यूएई's फर्स्ट मिशन टू मार्स। तो मैंने आपको बहुत बार बोला है कि जैसे ही फर्स्ट आ जाए तो वो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट दूसरे अंदर में कि यूएई का जो मार्स मिशन है, क्या कि एक तो मार्स मिशन कुछ ही देशों ने मार्स के लिए मिशन तैयार किया है, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये फर्स्ट मिशन है किसी देश का। तो यही है यूनाइटेड अरब अमीरात का फर्स्ट मिशन जो मार्स का है, उसका नाम है होप। वो क्या है, अभी डिले हो गया है 2 दिन के लिए, क्योंकि अभी वेदर कंडीशन खराब थी। जो मिशन था वो शेड्यूल था तानेगाशिमा स्पेस सेंटर जो जापान में है, वहां से टेक ऑफ करने के लिए ये शेड्यूल था 14 जुलाई को, लेकिन 2 दिन के लिए डिले होगा। तो आज शेड्यूल होगा, मतलब 16 जुलाई को आज ये इसका टेक ऑफ होगा। इसका वजन होगा 1500 किलो, और अमीरात एक्सप्लोरेशन लेके क्या किया जाएगा, अमीरात एक्सप्लोरेशन इमेजर एक कैमरा होगा, अमीरात मास अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रोमीटर होगा जो एक यूवी इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर होगा। यूवी रात को अगर दिखाई नहीं देना तो यूवी से इंफ्रारेड से वो स्कैन कर ले। फिर हो गया एक अमीरात मार्स इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर भी हो गया, यूवी के साथ इंफ्रारेड भी स्पेक्ट्रोमीटर है, तथा एफटीआईआर स्कैनिंग स्पेक्ट्रोमीटर, तो स्कैन भी करेगा। ऐसी चीजें ये कैमरा टाइप में लेके जाते हैं वहां पे एनवायरनमेंट और वहां पे चीजों का एनालिसिस करने के लिए। तो ये मिशन किसके द्वारा चलाया जाएगा, मोहम्मद बिन राशिद स्पेस सेंटर के द्वारा ये एग्जीक्यूट किया जा रहा है, जो यूएई की स्पेस एजेंसी है। तो अब क्वेश्चन पूछा सकता है यूएई's मार्स मिशन इज नेम्ड एज, क्या नाम है? तो आपको मैंने शुरू में सबसे पहले बताया, कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देखा जाएगा। नेक्स्ट न्यूज है इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब वल्लारपदम टर्मिनल इन केरला। अगेन मैंने बोला था फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब क्या है, वल्लारपदम टर्मिनल इन केरला में बनाया जा रहा है। और दूसरा है कि ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये दूसरा देश दूसरी जगह से ये मैनेज हो रहा है, मैनेज बाय डीपी वर्ल्ड, दुबई पोर्ट वर्ल्ड के द्वारा ये मैनेज किया जा रहा है, ठीक है। तो गवर्नमेंट का एक एम क्या था कि विजन था कि एक पायनियर हब बनाया जाएगा साउथ एशिया में, कि जो ट्रांसशिपमेंट है ये एक पायनियर हब हो जाएगा साउथ एशिया में, जो कि जो सी रूट है, वर्ल्ड सी रूट है, उसके पास में है। तो क्या ये काम क्या करता है ट्रांसशिपमेंट, ये टर्मिनल है वो क्या कर रहा है, जो कंटेनर्स है उनको हैंडल करेगा, उनको क्या टेम्पररी क्या स्टोर कर लेगा, तथा ट्रांसफर टू देम अदर शिप फॉर इट्स डेस्टिनेशन। जैसे कोई शिप आई है, मान लीजिए यूएई से कोई शिप आई है, और वो यहाँ इंडिया से होती हुई और कहीं और जाएगी, या उसको श्रीलंका रुकना नहीं, मालदीव उसको सामान भेजना है, कुछ उसका मालदीव सामान आया है और उसको जाना है इस साइड, आपको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में जाना है, तो वो मालदीव होते आएगी ना, तो उसको बहुत क्या खर्चा लग जाएगा, जबकि उसका शिपमेंट बहुत कम है। तो वो क्या करेगी, यहाँ पे अपना जो शिपमेंट है कंटेनर को उतार देगी और यहाँ रख देगी, और फिर वो अपना साउथ एशियन ईस्ट एशियन नेशन में चली जाएगी, जैसे सिंगापुर हो गया। अब अगर कोई यहाँ से दूसरी शिप यहाँ पे मालदीव जा रही है, इधर मॉरिशस जा रही है, तो वो शिप क्या करेगी, इनको ले जाएगी। मतलब एक तरह का जो डाक का काम हो ना, उस टाइप काम हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, आपने यहाँ रख दिया, अब वरना उस शिप को घूमते हुए जाएगा तो खर्चा आता था। तो उसने यहाँ इंडिया यहाँ पे उस कंटेनर को रख दिया, यहाँ से वो शिप जो मालदीव इधर जो छोटे देश हैं अगर दूर है वहां जाएगी, तो वो उनको लेके चली जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन आ सकता है इंडियाज फर्स्ट ट्रांसशिपमेंट हब मैनेज्ड बाय, मैंने नहीं पूछा कौन सा है, कहाँ पे, किसके द्वारा मैनेज किया जा रहा है, तो आंसर जरूर है ना। आप मेरी पूरे लेक्चर का जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो sk.vincher.blogspot.com पे, नीचे नीचे मिल जाएगा, डाउन पूरे जो ब्लॉग के नीचे डाउनलोड पीडीएफ। एंड आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए एंड कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि क्या कमी थी, ताकि हम सुधार कर सकें। आज की न्यूज़ के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।